ओम शांति। ओम शांति। आज के इस सुंदर नुमा शाम के वक्त जब हम सभी इकट्ठे होकर मिल रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने दीदी से सुनी, और आज का जो टॉपिक दीदी ने हम सभी के लिए रखा, इलनेस टू वेलनेस। हर एक आजकल चाहता है वेलनेस, और वेलनेस कितने फॉर्म्स की है हमें वो समझना जरूरी है। अब वेलनेस तक पहुंचना है उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इल है, इलनेस है। अगर यही रियलाइज नहीं है कि इलनेस भी है तो हम ट्राई भी क्यों करेंगे गोइंग टुवर्ड्स वेलनेस। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू एक्सेप्ट इज वी आर इन इलनेस। तो क्या आप लोगों को लगता है आप इलनेस में हैं? अंदर से आएगा नहीं, एक आधी बीमारी तो सबको ही होती है, तो इसको वाई वी विल से इट्स इलनेस, क्या समझते हैं आप? है हम इल या फिर कभी कभार हो जाना इज नॉट इलनेस, वी आर वेल ओनली? क्या समझते हैं आप? वी आर इल, एवरीवन इज इल, एवरीवन इज इल। बड़ी आसानी से हम सबने मान लिया वी आर इल। We are ill sometimes, not always. Always. Sometimes, and of course there are persons who continue with illness for a long time. For a long time. But normally, people fell ill, then they recover, and then they do the normal work. That is, that illness to wellness, doctors do that wellness के लिए. इसलिए जो मैंने कहा कि जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो हमें उसके कितने एस्पेक्ट्स देखने हैं कि वेलनेस एक्चुअली व्हाट डज इट मीन। जैसा कि आपने कहा, हम बीमार तो कभी कभार होते हैं, और कुछ लोग हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन्हें ये कहेंगे, और जो कभी कभार हो रहे हैं वो इल। दिस इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ वेलनेस। वेलनेस का फिजिकल एस्पेक्ट। वेलनेस के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। वन इज सोशल वेलनेस, देन मेंटल और साइकोलॉजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस जो कि हमारी मेंटल और साइकोलॉजिकल में आ जाता है। तो कोई फिजिकली फिट या वेल है, इट डजंट मीन कि ही और शी इज लिविंग इन वेलनेस। अच्छी हमारी टोन जिम फिजिक बॉडी है, बट हमें हमारा बिहेवियर सोशली ठीक नहीं है, यू आर नॉट वेल। आप फिजिकली बिल्कुल ठीक है, समाज में भी आप ठीक हैं, पर आप मानसिक रूप से शांत नहीं हैं, आप एंजाइटी में हैं, आपको स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है। विल यू से यू आर वेल? तो वी आर अगेन इल। अगर पूरी पॉपुलेशन में देखा जाए तो अगर तीनों एस्पेक्ट्स में हम देखें कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, तीनों में बैलेंस्ड वेलनेस, आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग निकल कर आएंगे जो कह सकेंगे हम मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, सोशली वी आर वेल? कितने परसेंट? हार्डली 1%। और जो वो 1% भी होगा, उसमें भी कभी ना कभी तीनों एस्पेक्ट्स में से कोई एस्पेक्ट ऊपर नीचे चलता रहता है। दिस एवरीवन रियलाइज। क्या तरीका है, व्हाट इज द वे ऑफ अ प्रॉपर एंड कांस्टेंट वेलनेस, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, कि तीनों लेवल पर विदाउट मच एफर्ट्स हम एक कांस्टेंट पेस पर आवर ग्राफ शुड गो लाइक दिस, इंस्टेड ऐसे ऐसे, जो कि ज्यादातर देखने में आता है। अब सारी वेलनेस में से व्हाट वी विल डिस्कस टुडे मोर इज द मेंटल
wellness. अब आप सोचेंगे जब तीनों aspects are important, why we will discuss only the mental wellness? Because once a mental wellness is achieved, you can achieve physical and social wellness as well. That's why हमें mental wellness पे ज़्यादा ध्यान देना है. There was a kid जो कि बहुत शैतान था. He was disturbing his father. तो अपना ऑफिस का काम कर रहे थे और वो बच्चा was naughty, quite curious, बार बार अपने फादर को he was disturbing. उसके फादर ने क्या किया? He was having one map on his table. उस मैप को लिया, फाड़ कर उसको दे दिया, just go and join it. और फिर मेरे पास लेकर आओ. तो इस थिंकिंग ये 7-8 साल का बच्चा क्या मैप जोड़ेगा, उसमें लगा रहेगा, तब तक मेरा काम खत्म हो जाएगा. After 10 minutes he came back with the map. मैप ले आया. तो फादर was wondering कैसे तुम ये करके ले आए, तुम्हें स्कूल में तुमने पढ़ा नहीं है, फिर भी तुम कैसे कर रहे हो? उसने क्या बोला? नो, मैंने मैप को नहीं जोड़ा है. इस मैप के पीछे एक फेस था, मैंने उस फेस को जोड़ दिया तो मैप अपने आप जुड़ गया. अगर वो इस तरफ से जोड़ना शुरू करता तो शायद कभी भी नहीं जुड़ता, पर उसने उसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखा तो इट वाज इजी फॉर हिम, और तुरंत कर लाया. तो हमें भी तीनों एस्पेक्ट्स पर ध्यान तो देना है. अगर एक पर दे दिया तो बाकी दो विल बी ऑलराइट. अभी पीछे हम सब ने इंटरनेशनल योगा डे मनाया. सबने मनाया? नहीं भी मनाया तो टीवी पे जरूर देखा है, सुना, पढ़ा, जो भी है. आपके ऊपर भी लगा हुआ है इंटरनेशनल योगा डे. यू मस्ट बी थिंकिंग कि कब का चला गया, ये अभी तक बासी इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं. तो ऐसा नहीं है. आफ्टर द योगा डे आई वॉज रीडिंग वन पोस्ट बाय समवन, वन फीमेल नेम्ड सोफी. वो इंटरनेशनल योगा डे पूरे विश्व में फैल गया तो सबको भी योगा के लिए अवेयरनेस आ गया. तो उसने सोचा कि आई शुड गो टू इंडिया, गेट अ ट्रेनिंग ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया इज ओरिजिन ऑफ योगा. और वो मैं ऋषिकेश जाती हूँ और वहाँ से ट्रेनिंग लूंगी, एंड देन आई विल कम बैक टू माई कंट्री एंड आई विल बी अ ग्रेट ट्यूटर फॉर द योगा, है ना, एंड इट विल बी अ ग्रेट बिजनेस एज वेल एंड इट विल बी गुड फॉर मी. For this purpose she came to India. और यहाँ से सीख के जाने के बाद what post she is writing, उसने 3 बातें लिखी अपनी पोस्ट में. She wrote कि जब मैं यहाँ आई, योगा को लेकर मैं सोचती थी फिजिकल एक्सरसाइजेस, डिफरेंट पोस्चर्स, दिस इज योगा. बट जब मैं यहाँ से जा रही हूँ, दिस इज नॉट द एक्चुअल योगा. First thing she wrote is yoga starts once you end the posture. जब आपके फिजिकल प्राणायाम, जब सब आसन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जो शुरू होता है वो योगा है. सेकंड थिंग शी रोट, योगा आपको कुछ नया नहीं देगा. योगा विल हेल्प यू टू कम बैक टू योर ओरिजिनल सेल्फ. जो कि आप हैं, वो कुछ नया नहीं करेगा. इट विल ब्रिंग बैक टू यू टुवर्ड्स योर नेचुरल नेचर एंड सेल्फ. एंड थर्ड थिंग शी रोट, योगा इज नॉट अ प्रैक्टिस और समथिंग यू हैव टू डू वंस और ट्वाइस. योगा इज अ लाइफ स्टाइल. योगा कोई मूड या टेम्परामेंट नहीं है. अपने मूड आया, योगा डे आया तो थोड़े दिन कर लिया, मोटिवेशनल फील हुआ, किसी ने कुछ कह दिया तो वी स्टार्टेड योगा और योग और दैट्स ऑल. वो कहती है योगा इज अ लाइफस्टाइल. तो आपको लगता है उसने सही बोला या गलत बोला? जो उसने समझा भारत आकर,
तो वो कहती है मैं सोच के कुछ आई थी और लेकर कुछ और जा रही हूँ। क्या आपको लगता है वो सही लेकर गई या गलत ले गई? और हम जो यहाँ जहाँ से योगा गया है, हम भी क्या सोचते हैं? 4-5 आसन प्राणायाम, कुछ आसन किए और एक योग। वो कहती है ये आसन प्राणायाम उसका हिस्सा है, बट योग का एक्चुअल मीनिंग इज समथिंग एल्स, जो कि हमें प्रॉपर वेलनेस देता है। तो योग का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है जुड़ना। योग मीन्स टू जॉइन, टू कंबाइन, टू ऐड। तो अंगों का अंगों से मिलना इज फिजिकल योगा। योगा का एक हिस्सा, एक एस्पेक्ट ऑफ योगा। आपने अंगों को अंगों से मिलाया, कुछ शेप्स बनी, कुछ आसन बने, आपने प्राणायाम किया, वन पार्ट ऑफ दिस। पर मन का किसी से भी जुड़ना इज ऑल्सो अ योग। तो मन को किससे जोड़े जो मन की वेलनेस आ जाए, दैट इज द अनदर पार्ट ऑफ योगा, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योगा। स्वयं से जुड़ना और सुप्रीम एनर्जी से जुड़ना इज द की फॉर मेंटल वेलनेस और द फर्स्ट स्टेप फॉर इमोशनल और मेंटल पार्ट ऑफ योगा। हम सब आज तक क्या करते आए, क्या समझते आए? आसन प्राणायाम इज योगा हो गया, बट उसके बियॉन्ड योगा शुरू होता है, जो कि सोफी ने पोस्ट में डाला कि योगा स्टार्ट्स वंस यू एंड ऑल द पोस्चर्स, ऑल द आसनास। इस बार जो इंटरनेशनल योगा डे पे हर साल एक थीम होता है इंटरनेशनल योगा डे का, इस साल भी एक थीम था। आप सबको पता है क्या थीम था? योग संगम। योग संगम। और कुछ किसी और ने सुना है, पढ़ा? वन हेल्थ वन। यस, वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। ये तो हम सबको पता है कि अर्थ वन है, बचपन से भी हम लोग सुनते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि विश्व पूरा एक परिवार। यस, एक परिवार हमारे जानते हैं, पर पूरी अर्थ की हेल्थ एक हो जाए, ऐसा हो सकता है? आप इतने सारे यहाँ इस रूम में बैठे हैं, हमें आप सबके हाथ खड़े करा कि सबकी हेल्थ एक जैसी हो सकती है, तो व्हाट यू विल से? नो। घर में 4 लोगों की हेल्थ एक जैसी नहीं हो सकती। तो पूरी अर्थ की हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ हो सकता है? क्या लगता है आपको? फिजिबल है? इमेजिनेशन में भी फिजिबल है? इमेजिनेशन में भी लगता है कि फिजिबल नहीं। बट योगा डे में थीम दिया है कि वन अर्थ वन हेल्थ विद योगा। योगा से वन अर्थ, पूरी धरती अगर योगा करे तो सबकी हेल्थ एक जैसी हो जाएगी। That is, people will go towards wellness. If everybody does on earth yoga, Yes. and by then they will go towards Wellness. wellness. Yes. This This is is wellness. yoga. Yes. But क्या सब एक तरीके से पहुंच पाएंगे? No, that is different thing. That is different thing. But the goal is wellness. Yes. इसमें 2 चीजें आती हैं। पूरी धरती अगर योगा करे तो वन हेल्थ, सबकी हेल्थ एक जैसी हो जाए। क्या आप में से जितने यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ योगा के 10 या 15 आसन आपको दिखाऊं, क्या आप सारे इक्वली कर पाएंगे? विल यू बी एबल टू डू? कुछ शायद बहुत अच्छे से कर पाए, कुछ 4-5 कर पाए, कुछ एक भी ना कर पाए। ये प्रोबेबिलिटी है। यस नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अगर एवरीबडी डज विद हार्ट, विद दिस, मतलब जैसे कि मन से अंदर से, हाँ। तो that Yes, is you are possible. right. I am not It is saying not you are wrong. Physical, it is not physical wellness only. Yes. It is the mental wellness. Yes, yes, you are absolutely right. You are not wrong. बिल्कुल सही कि मेंटल वेलनेस सबकी एक जैसी हो सकती है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमने फिजिकल फॉर्म ऑफ योगा समझा हुआ है,
कैन इट लीड टू वन हेल्थ? नो। जब वो फिजिकल आसन ही सारे के सारे एक जैसे नहीं कर सकते, इट कैन नॉट लीड टू वन हेल्थ। तो इसका मतलब है योगा का कुछ और एस्पेक्ट है जो पूरी अर्थ को एक जैसी वेलनेस दे सकता है। जैसा कि मैम ने कहा, मेंटल वेलनेस। कि कौन सा योगा है जो मेंटल वेलनेस हमें सिखा रहा है? दैट इज बियॉन्ड दिस फिजिकल पोस्चर्स एंड आसन्स। अपने अंदर देखना, टू सेल्फ रियलाइजेशन। इफ एवरीबॉडी, कैसे है ना, वो हम देखेंगे कैसे। ये सारी चीज़ें तो हमें पता होती हैं, अंदर देखना है, सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, बट कब, क्या, क्यों, कितना, कैसे। कुछ के लिए बहुत इजी हो सकती हैं चीज़ें, बट कुछ के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। अगर आज किसी से, अगर मान लीजिए यहाँ वाईफाई चल रहा है और सबके फ़ोन से कनेक्टेड है और वाईफाई बंद कर दिया जाए, क्या होगा? जिसको आता है सेल्फ रियलाइजेशन आराम से बैठ जाएंगे, जिनको नहीं आता वो जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, तो विल सर्च फॉर नेट, ताकि कोई बात करने के लिए मिल जाए, कोई बुक मिल जाए जिसको हम पढ़ें। हम 5 मिनट भी एकांत में नहीं बैठ सकते। कोविड के पीरियड के वक्त डिप्रेशन एंड एंजाइटी बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ गई? क्योंकि एकांत में रहना हमें आता ही नहीं था। We are too much dependent emotionally, physically and socially on others. तो जैसे ही कुछ भी इनमें से हटता है तो we are unstable, कोई भी वेलनेस नहीं बचती। तो अब हमें योग के इस वाले एस्पेक्ट को समझना होगा जो हमें मेंटल वेलनेस दे सकता है। ये थीम देने का एक दूसरा रीजन ये है कि जो वन अर्थ वन हेल्थ कहा, हम सबको पता है अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो जैसे चुंबक का एक फील्ड है, एक रेजोनेंस है, ऐसे अर्थ का भी एक रेजोनेंस है जिसको कहा जाता है सकमन रेजोनेंस। अगर किसी ने पढ़ाया सुना हो तो, जो सकमन रेजोनेंस जो अर्थ की मैग्नेटिक रेजोनेंस से जो बन रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। इसको साइंटिस्ट ने स्टडी किया, ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया कि जहाँ पे जो अर्थ का रेजोनेंस है उसको जीरो कर दिया। जैसे जीरो ग्रेविटी क्रिएट करते हैं ना, उन्होंने जीरो रेजोनेंस का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया और क्या मिला? वहाँ के जितने ऑर्गेनिजम्स थे सब मर गए। तो वहां से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि विदाउट दिस रेजोनेंस लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस पे किया, कुछ ह्यूमंस को लो रेजोनेंस के एरिया में रखा। उन्होंने फील किया कि जो कम रेजोनेंस के एरिया में रह रहे हैं, दे आर गेटिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी। फिर उनको उठाकर वापस नॉर्मल रेजोनेंस और हाई रेजोनेंस में डाला, अगेन दे स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी एंड नॉर्मल। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि लाइफ के लिए तो रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है ही है, बट हमारे साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए भी अर्थ का मैग्नेटिक रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम सकमन रेजोनेंस कहते हैं। अब अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमारी बॉडी का भी एक मैग्नेटिक फील्ड। आप सब MRI कराने जाते हैं तो क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके एक पिक्चर निकाल के देता है, जिसके बेसिस पर हम डायग्नोसिस बनाते हैं। ये आपको फला फला है, आपकी फला नस यहाँ दब रही है, ये डिस्क यहाँ है, दिस वर्टिब्रा इज हियर। तो हमारा भी एक बॉडी का रेजोनेंस है। अब धरती पे 750 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे हैं, हर एक की बॉडी का रेजोनेंस है। और ये रेजोनेंस हमारे थॉट्स से बनता है। ये रेजोनेंस हमारे थॉट से क्रिएट होता है। तो हमारी बॉडी में मैग्नेटिक रेजोनेंस और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दोनों है ना। इसलिए हमारी ECG या EEG जो भी होती है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को तो रीड करते हैं। तो ये दोनों एक्टिविटी हमारे पास है और हमारे थॉट से हमारी रेजोनेंस और इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हमारे
चारों तरफ है, जिसको हम कहते हैं ओरा, वाइब्रेशन। अब 750 करोड़ लोगों का अपना अपना ओरा और वाइब्रेशन है। ओवरऑल अगर देखा जाए, आज पूरी अर्थ या पूरी पॉपुलेशन का अगर एक कंक्लूजन निकाला जाए कि सबका रेजोनेंस और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो ओरा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अप है या डाउन है, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको? इट्स गुड और बैड ओवरऑल एनर्जी ऑफ द अर्थ क्रिएटेड बाय द पॉपुलेशन? इट्स डाउन, इट्स डाउन। और वो इतनी डाउन हो चुकी है कि हम अर्थ के रेजोनेंस के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जिनको नहीं भी है वो भी दिन में एक ना एक बार फील कर ही लेते। क्या कहते हैं? आई एम फीलिंग एंशियस, मुझे सही नहीं लग रहा है। आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। ये हो रहा है नहीं हो रहा है? एक है कि कोई प्रोलॉन्ग टाइम से है तो उसको डायग्नोसिस मिल गया कि यू आर डिप्रेस्ड, शी इज हैविंग एंजाइटी डिसऑर्डर। पर हमें डायग्नोज नहीं हुआ है, पर दिन में एक या दो बार अगर हम फील कर रहे हैं तो वेयर वी आर हेडिंग। तो हमारा कलेक्टिव रेजोनेंस अर्थ के रेजोनेंस के साथ मैच नहीं कर रहा। वी हैव टू रेज आवर वाइब्रेशंस टू दैट लेवल मैच कि वो वहां के रेजोनेंस से मैच हो जाए, तो देन यू विल बी ऑल राइट। दैट्स व्हाई इट्स अ थीम, वन अर्थ वन हेल्थ। सो वी हैव टू मैच आवर वाइब्रेशंस विद द अर्थ। अर्थ का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है, हमारा इम्पैक्ट अर्थ और एटमॉस्फेयर के ऊपर आता है। मौसम बदलते हैं, आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है नहीं आता? आता है। और हमारी वजह से मौसम खराब हुए हैं नहीं हुए? हुए हैं। हमने मौसमों को खराब किया है ना, ग्लोबल वार्मिंग और ये सब कुछ किससे हुआ है? वी हैव डिड इट। तो एक ही बायलैटरल कनेक्शन है। तो वहां से सब कुछ ठीक आ रहा है, यहीं से सारी गड़बड़ किस एंड से शुरू हो रही है? हम सब के एंड से। वी हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एंड वी हैव टू करेक्ट इट। So are you ready to correct it? To gain the perfect wellness? वो आज हमें देखना है। तभी हम इलनेस से वेलनेस की तरफ जा सकते हैं। तो ऊपर आप पढ़ रहे होंगे, मेडिटेशन इज अ रीवाइटलाइजर। रीवाइटलाइजर का मतलब होता है संजीवनी, नया जीवन देने वाला। संजीवनी का नाम हम सब ने सुना है। आपने सुना है संजीवनी का नाम? कहाँ पे सुना है? हनुमान संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी है। क्या हुआ फिर उससे? हनुमान जी गया। फिर उससे क्या हुआ? लक्ष्मण मूर्छित थे और वो फिर से ठीक हो गए। आज हम सबको मेडिटेशन की जरूरत पड़ रही है। वी आर सेइंग मेडिटेशन इज अ रीवाइटलाइजर, माना संजीवनी। माना तो हम मूर्छित हैं, हमने ये तो मान लिया कि हम इल तो हैं, फिजिकल नहीं तो मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल या फिर सोशल। तो इल तो हम हैं, यही इलनेस इज मूर्छित है ना। हमारी जो ये जितनी भी कहानियां और कथाएं हम सुनते हैं, ये हमारे समाज का दर्पण है कि वहां आप देखो, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लाइफ, और वहां से देखकर सीखो और यहाँ ठीक करो। तो ये सिर्फ स्टोरी नहीं थी देखने और मजा लेने के लिए। इट वॉज नॉट अ ड्रामा, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर लाइफ। तो आज हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, अगर मैं कहूँ कि आप सब लक्ष्मण, आप मानेंगे? मानेंगे? अगर मैं कहूँ आप जितने भी यहाँ बैठे हैं आप सब लक्ष्मण हैं, विल यू एग्री विद दिस? कौन कौन एग्री करेगा और कौन कौन नहीं करेगा? विल यू एग्री विद दिस? तो किसी का हाथ नहीं उठ रहा, बट शायद इसके बाद उठ जाए। पूरी रामायण में देखिए कितनों ने युद्ध किया पर मूर्छित हुआ। तो क्या है ये मूर्छित अवस्था? क्या है जो इलनेस टू वेलनेस की जब हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस इलनेस? इसका थोड़ा सा 3 एस्पेक्ट्स हमने देखे। फ्यू डेज बैक इन इंडिया, बेल्जियम के डॉक्टर आए, डॉक्टर टॉम मेयर्स।
टू ट्रेन अ रीसेट अप्रोच। वो अप्रोच उन्होंने क्यों बनाई? वो उन्होंने इसलिए बनाई कि वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो क्या है? ओपीडी और आईपीडीज में जो पेशेंट्स होते हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं वो उनकी डिजीज से मैच नहीं करते। एक्सरे एमआरआई कह रही है कुछ, फिजिकली चेक कर रहे हैं तो आ रहा है कुछ, और पेशेंट कह रहा है मुझे यहाँ है, जो भी कुछ भी कोरिलेशन नहीं मिलता। और ऐसा बहुत हो रहा था। हाँ जी, सोमैटोसेंसरी। यस, सोमैटोसेंसरी इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? तो he came to a conclusion, it's a disorder of autonomic nervous सिस्टम। कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या बला है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो आपके कंट्रोल में है। मैं आपको कहूँ हाथ उठाओ तो आप हाथ उठा लेंगे, आपके कंट्रोल में। आंख बंद करो, मुंह खोलो, इधर देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, उठो चलो, सब आपके कंट्रोल में। और एक ब्रेन का हिस्सा आपके कंट्रोल में नहीं। आपको सांस लेने के लिए सोचना पड़ रहा है, इतनी देर से बैठे हैं, आपने एक बार भी सोचा सांस लो, अपने आप चल रहा है। हार्ट बीट, आपका डाइजेशन, सब कुछ अपने आप चल रहा है। दिस इज द ऑटोमेटिक पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। और इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिसबैलेंस की वजह से आज ऐसे सिम्टम्स, जैसा कि उन्होंने कहा सोमैटोसेंसरी इश्यूज बढ़ रहे हैं, ऑटो इम्यून डिजीज बढ़ रही है। तो ये क्यों हो रहा है? इस डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने इसके लिए एक अप्रोच बनाई कि पेशेंट को ट्रीट करने से पहले इस नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना होगा, उसके बाद अगर कुछ करेंगे तो पेशेंट्स को रिलीफ आएगा, अदरवाइज नहीं। तो अधिकतर देखने में यही आता है, डॉक्टर से डॉक्टर बदलते जा रहे हैं, दवाइयों से दवाइयाँ बदलती जा रही हैं, बट स्टिल आराम नहीं आ रहा। कारण हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बैलेंस नहीं। एक चीज़ तो हमने देखी थी कि हमारा रेजोनेंस भी बैलेंस में नहीं, दूसरा हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बैलेंस में। तो वो जब आए तो उसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन जब हमें करना था, तो आई आस्क्ड वन ऑफ माय प्रोफेसर कि वुड यू लाइक टू कम, मतलब मैं तो रजिस्टर कर रहा हूँ, आप भी आएंगे? तो ही रिप्लाइड टू मी, टॉपिक इज गुड, आई वांट टू ज्वाइन, बट शायद मैं आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट। तो आई आस्क्ड एवरीथिंग इज फाइन। तो वहाँ से उन्होंने मुझे आंसर किया, नथिंग जस्ट मिड लाइफ क्राइसिस, नथिंग जस्ट मिड लाइफ क्राइसिस। इट वॉज अ न्यू टर्म फॉर मी, मैंने इससे पहले नहीं सुनी थी। आई गूगल्ड इट स्ट्रेट अवे एंड आंसर केम अप, आपकी लाइफ के किसी भी स्टेज पर व्हेन यू आर फीलिंग कि जो चल रहा है क्या ऐसा ही मैंने सोचा था, इसी दिशा में जाना था, आई एम ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, ये सब जो चल रहा है इज इट गुड और नॉट, या कुछ और होना चाहिए। तो सब कुछ होते हुए अभाव का फील करना, डायरेक्शन लेस फील होना इज मिड लाइफ क्राइसिस। क्या आपको नहीं लगता कि रोज एक बार हम सबको मिड लाइफ क्राइसिस फील हो रहा है? एंड द प्रोफेसर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ही इज गुड अर्निंग, वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिशियन इन द सिटी, वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक ही इज हैविंग, good rapport he is having, good money he is having, everything is fine, but still he is feeling mid-life crisis. तो आपको नहीं लगता कि हम लोग भी बहुत बार मिड लाइफ क्राइसिस फील करते हैं? सारा टाइम नहीं तो एक बार तो आ ही जाता है। सही है, सब कुछ होते हुए भी मन अंदर से खाली लग रहा है, या फिर वी आर फीलिंग एंग्शियस, कुछ तो होना चाहिए, सब कुछ ठीक नहीं है। आप सोफे पे बैठे हैं, एसी के नीचे बैठे हैं, मेड्स हैं, सब है, बट स्टिल यू आर फीलिंग कुछ तो कमी है। यू आर डायरेक्शन लेस, लक्ष्य विहीन। डायरेक्शन लेस को हिंदी में क्या कहते हैं? लक्ष्य विहीन। और मिड लाइफ क्राइसिस क्या है? लक्ष्य विहीन मन। और लक्ष्य विहीन मन नहीं रह जाता, क्या बन जाता है? बोझ। तो कुछ टाइम पहले बोझ को नापने के लिए पैरामीटर यूज होता था, यूनिट मन। सुना है आप सबने? मन, 1 मन, 2 मन, सुना होगा सबने।
तो लक्ष्य विहीन मन मन नहीं रहता, क्या बन जाता है? मन। और लक्ष्य विहीन मन जो मन बन जाता है वही लक्ष्मण है। तो अब मैं कहूँ आप लक्ष्मण हैं नहीं तो क्या कहेंगे आप? अब शायद हर एक हाथ खड़ा करे, यस हम उसी स्टेज में हैं और दिस मिड लाइफ क्राइसिस इज मूर्छित। उस वक्त मिड लाइफ क्राइसिस नहीं था जब ये लिखा जा रहा था, तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा? मूर्छित। तो उनके लिए संजीवनी आई और वो ठीक हो गई। हमारे लिए संजीवनी क्या है? मेडिटेशन। एंड द मेडिटेशन इज द second part of the yoga, which is more important beyond the physical asanas, which will give the social and emotional, mental, psychological wellness, जिसकी वजह से physical और बाकी सारे wellness अपने आप ठीक हो जाएंगे। एक फैसेट को ठीक किया, सारे फैसेट्स अपने आप ठीक हो गए। यहाँ चेहरा मिलाया, पीछे मैप अपने आप बन गया। तो अब हमने ये तो मान लिया कि हम इल भी हैं, हम मूर्छित भी हैं और हम लक्ष्मण भी हैं। तो अब बारी आती है वेलनेस की तरफ जाने की और संजीवनी बूटी खाने की। तो क्या आपके लिए कोई और आए, कूट के लाए, पर्वत ले आए और फिर आपके मुंह में डाल दे और आप सुरजित हो जाए? क्या आपके लिए कोई आने वाला है? हमें खुद ही इसके लिए efforts करने। Are you ready for this? Are you ready? Yes. स्टार्टिंग में हमने एक बात की, जो कि सोफी ने भी कहा कि योगा कोई एक दिन की चीज नहीं है। योगा इज अ लाइफ स्टाइल, जीवन है योगा। अब इसका ओरिजिन जो है, योग शब्द जहाँ से ओरिजिन हुआ, वो हमें सिखाता है कि कैसे योग एक लाइफस्टाइल है। ये कोई ज्ञान या कोई समाधि कोई थोड़ी देर की चीज नहीं है। योग एक लाइफस्टाइल है। तो भारत से योग का ओरिजिन हुआ। भारत में भी योग का ओरिजिन कहाँ से हुआ? फर्स्ट टाइम इस वर्ड का डिस्क्रिप्शन कहाँ आया? गीता में। इसलिए गीता के भगवान को क्या कहा जाता है? योगेश्वर, योग का ज्ञान देने वाला ईश्वर। तो सूरदास ने अपनी कविता लिखी भागवत पढ़ने के बाद। आप सबने शायद अपने स्कूल टाइम में पढ़ी या सुनी होगी, अगर कुछ ने पढ़ी होगी तो। सूरदास का एक गोपियों और उद्धव के बीच का एक संवाद है, लिखा हुआ है, पोएट्री। सुना आपने से किसी ने के बारे में? तो हम लोगों की स्कूल में तो वो थी, तो आई रिमेम्बर फ्यू लाइन्स। तो वो हमें उसकी जो पोएम है वो सिखाती है कि योग कोई एक या दो दिन की चीज नहीं है। योग इज अ लाइफस्टाइल एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर मेंटल, फिजिकल एंड अदर थिंग्स। तो उसमें दिखाया उन्होंने कि बातचीत शुरू हुई है श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में। उद्धव एक कैरेक्टर है जो कि कृष्ण का एक फ्रेंड है और बहुत ज्ञानी है, पंडित जिसे सब कुछ पता है, पार ब्रह्म ये वो जितने भी टर्म्स अगर आप सोच सको, एवरीथिंग ही नोज। अगर आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसको सब कुछ आता है। तो उसका कन्वर्सेशन चल रहा है कृष्ण के साथ, एंड ही इज आस्किंग कि ये जो तुम्हारे पीछे जो इतनी गोपियां पागल हैं, तो क्यों नहीं इन्हें ज्ञान देते हो कि वो भगवान को याद करें, मजे में रहें? तुम्हारे पीछे सब पागल हैं, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान हम दें और वो लिबरेट हो जाए? ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की। कृष्ण ने कहा क्या तुम उन्हें ज्ञान दोगे? ही वॉज रेडी, हाँ ठीक है मैं देता हूँ। अब वो वहाँ से चले गए। तो देन पोएम का सेकंड पार्ट्स का कि वो वहाँ पहुँच गए हैं। तो गोपियों तक जब ये खबर पहुँची कि कृष्ण ने किसी को भेजा, तो दे वर टू हैप्पी कि कुछ मैसेज हमारे लिए वहाँ से आने वाला है। और वो खुश होकर जब गई, बट ये कोई संदेश नहीं लाया था, ये तो ज्ञान देने आया था। ज्ञान किसी को पसंद आता है? लेक्चर मत दो। हमें लेक्चर मत दो, हमें सब पता है। तो वो भी कुछ और सुनने गई थी, बट जब जाकर पता चला कि उधर तो यहाँ लेक्चर देने आया है,
तो व्हेन ही केम ऑन ही स्टार्टेड, तो एक दो दिन उसने काफी भारी भरकम बातें सुनाई, सब उनके सिर के ऊपर से चली गई। तो एक दो दिन बाद ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया कि क्या पागल औरतें हैं ये, इनके क्या ये ज्ञान समझे, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो गोपी को कहता है कि तुम पता है कैसी हो, जो चींटी गुड़ संग पागी, जैसे चींटी गुड़ को चाटने के लिए चढ़ती है और उसी में चिपक के मर जाती है, उसमें टांगे फंस जाती है, ना चल पाती ना आगे बढ़ पाती, और उसी में मर जाती। तुम भी ऐसी हो, कृष्ण के पीछे पागल होगी और ऐसे ही तुम मर जाओगे, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसलिए जब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली तो उनको भी क्या लगा, अभी तक तो ठीक था, अब ताना भी मार रहा है। हाँ, तो अब यहाँ से इन्होंने भी अपनी भड़ास निकालनी शुरू की। अब वो उधर को क्या कहती है, अगली कुछ पंक्तियों में उसको कहती है, ठीक है तुम्हारा जो भी ज्ञान है, हमारे लिए हमारे हरी हरी की लकड़ी नंद नंदन और दृढ़ करी पकड़ी। ये हमारे लिए जो हमारे हरी है ना, वो हरी की लकड़ी की तरह। हरी एक पक्षी होता है जो जमीन पे नहीं उतरता, लकड़ी छोड़ता नहीं। तो कहता है हमारे लिए जो हमारे हरी लकड़ी की तरह है, से वो नहीं छोड़ता वो पक्षी, हम उसको नहीं छोड़ सकते। दिन रात उठते बैठते, दिन रात उठत बैठत जागत सोवत, काना काना चुके, हमें तो बस वही याद रहता है, उसका नाम हम लेते रहते हैं। ये कौन सी व्याधि ले आए, उसको कहती क्या बीमारी तुम ले आए हो, जो देखी सुनी ना करी, ना हमने कभी देखी ना सुनी ना करी, जो योग योग तुम बोल रहे हो हमने तो कभी नहीं सुना। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो तुम योग की बातें हमें सुना रहे हो, सुनत जोग लागत है ऐसो जो कड़वी ककड़ी, कि मानो तुमने में कड़वी ककड़ी खाने के लिए दे दी, तो ककड़ी दी पर वो भी कड़वी। फिर वो कहती है ये ज्ञान उनको दीजो जाके मन चक्री, ये ज्ञान ना उनको दो जिनका मन चंचल है। हमारा मन चंचल नहीं, हमारा मन एक से लगा हुआ और हम भटक नहीं रहे, हम उसके प्यार का मजा ले रहे, उसमें डूबी हुई। हमें हर काम करते हुए भी विदाउट एनी एफर्ट्स हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है। हम अपना सारा काम करते भी हमारा मन वहाँ है, हम अपना घर भी देख रहे हैं, अपनी गृहस्थी भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट हम तो हायर डिवाइन से जुड़े हैं। और तुम जिसे सब कुछ ज्ञान है, अब वो उसको ताना मार दिया आगे कि तुमने तो बोल दिया कि हम वो चींटी जो गुड़ में चिपक के मर गई, और तुम वो चिकने घड़े हो, पानी में तो पड़ा है पर पानी की बूंद भी उसमें नहीं लग रही। ज्ञान तो बड़ा है, तुम रहते भी वहां उसके साथ हो, तो तुमने आज तक उसके प्यार को समझा नहीं, तुम्हें ज्ञान बखारने यहाँ चले आए। तो वो उनकी आंखें खोलने आया था, पर उसकी आंखें खुल गई। तो उसको समझ आ गया कि योग कोई एक दो दिन बैठ के करने वाली क्रिया नहीं, योग एक लाइफस्टाइल है, जैसा इन्होंने बना लिया। तो आपको कैसा योगी बनना, उद्धव जैसा या गोपी जैसा? इजी, सब कुछ करते हुए, अपने घर में रहते हुए, अपने प्रोफेशन में रहते हुए, सब कुछ करते हुए उस हायर डिवाइन से हम जुड़े रहे हैं और वो खुश है। उधर सब कुछ होते हुए भी उदास है, ज्ञान सुनाते सुनाते भी झल्ला उठा, फ्रस्ट्रेट हो गया, वो नहीं हुई, उसको ज्ञान समझा दिया, है ना। तो ये है योग का वास्तविक अर्थ। ये जो कन्वर्सेशन आप बता रहे हैं, हाँ जी। उद्धव और कृष्ण के बीच में, गोपियों और हाँ? गोपियों और उद्धव के बीच हाँ, में। गोपी और उद्धव के बीच में, ये कहाँ भगवत गीता में है? नहीं, ये सूरदास की कविता है, सूरदास की सूरदास की कविता है, उनकी लिखी अच्छा, हुई सूरदास की कविता। पोयम है। हाँ जी, भागवत में भी शायद वो इसका जिक्र होगा, उस जगह भी होगा, मतलब वहाँ मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कविता के रूप में पढ़ा। आई थिंक 12th में पढ़ा है, 10th हम लोगों ने 9th क्लास में हाँ 9th क्लास पढ़ा होगा। हिंदी में आता था, शायद आपने भी पढ़ा होगा। तो ये है योग का वास्तविक अर्थ। अब वो वापस गया कृष्ण के पास, तो
कृष्ण को कह रहे हैं, दिया है ज्ञान। हाँ, तो स्मिता का एक बात मुझे याद आ रही है आपकी बात से। हाँ जी, आजकल जो लेडीज हैं, लड़कियां हैं, हाँ जी, जो वर्किंग हैं, हाँ जी, जो घर भी देखती हैं और काम भी देखती हैं, तो वो काम पर भी जाती हैं और घर को पूरा मैनेज कर रही हैं। हाँ जी, तो आई एम रिमाइंडेड, आप वो गोल तो है, जॉब कर रही हैं, पैसा भी अर्न कर रही हैं, लेकिन अपने घर में हस्बैंड, बच्चे, पूरा घर को मैनेज करती हैं और जैसे भी हो हाँ जी, करती हैं। हाँ अब जी। आजकल तो बहुत सारे सर्वेंट वगैरह कुक हाँ है जी। सब, लेकिन जैसे हम लोग थे, हाँ जी। हम लोग के टाइम में हम्म। आई वॉज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, हाँ जी। बट एट द सेम टाइम आई यूज टू मैनेज माई ओन हाउस Yes. माई सेल्फ, एंड एट द सेम टाइम आई यूज टू मैनेज माई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स Yes. इन ए वेरी वेल मैनर। यस, तो पूरी तरह से जो है लाइफ का जो मतलब ये आप जो कह रहे हैं, उस तरह से मैं सोचती हूँ कि उस समय हम लोग की लाइफ शायद इसी तरह से थी। हाँ जी, बट आजकल वैसे नहीं है। आज से अगर आप 20 साल पहले ही देख लीजिए, लाइफ वॉज टू इजी। हमारे घर छोटे थे, सुविधाएं आज जितनी नहीं थी, बट वी वर टू हैप्पी। अब हर एक के पास अपना कमरा है, हर एक के पास अपना एसी है, हर एक के पास अपना वॉशरूम है, हर एक के पास अपनी गाड़ी है, किसी के पास नहीं भी हो साइकिल और बाइक तो है ही। सब कुछ होते हुए भी स्टिल वी आर नॉट दैट मच हैप्पी, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स हो गए। उस वक्त कुछ ना होते हुए भी हम यहाँ से इजी थे, आज बाहर सब कुछ इजी है, पर यहाँ से हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कॉम्प्लेक्स है। इसलिए बाहर की चीज़ें इजी होने के बावजूद भी वी आर फीलिंग इलनेस। नाउ वी हैव टू गो टुवर्ड्स। तो इसलिए हमने कहा कि मेंटल हेल्थ से फिजिकल और ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आई वॉज रीडिंग रॉबर्ट सपोल्स्की, जो कि बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, जाने माने बायोलॉजी और न्यूरोलॉजी के। उन्होंने स्ट्रेस के ऊपर बहुत स्टडीज की, आप में से शायद किसी ने ऑथर को सुना भी होगा। उन्होंने कंक्लूजन निकाला, हर डिजीज, एवरी डिजीज, यू नेम द डिजीज, is directly related to stress. एंजाइटी डिप्रेशन तो स्ट्रेस, एंजाइटी डिप्रेशन तो हर एक को समझ आता है कि मानसिक है। आप डायबिटीज लगा लीजिए, चाहे डायबिटीज 1, चाहे 2, चाहे किडनी डिजीज, चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कुछ भी, यू नेम द डिजीज एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। इसका एक उदाहरण छोटा सा आपको मैं दे देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वाई मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचिए, एक जंगल में, सवाना के जंगल में एक ज़ेब्रा घास चल रहा है, ठीक है, बड़े मजे में है। ऑल ऑफ सडन कहीं से उसको शेर नजर आ गया, सारा मजा क्या हो जाएगा। अब भले उसे कितनी भूख लगी हो, अब उसकी बॉडी में क्या होगा, 3 चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला फ्लाइट, डर, फ्लाइट, भागो, या फिर लड़ो। लड़ने का ऑप्शन नहीं है, 2 क्या है, फ्लाइट तो है ही, अब फ्लाइट, भागो। हमेशा चाहे जानवर हो चाहे ह्यूमन हो, कुछ भी स्ट्रेस का फैक्टर हमें मिला। अब वो स्ट्रेस के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं मैं डिस्कस करूंगा, पर अभी हम सवाना का ज़ेब्रा के बारे में सोच रहे हैं। उसके लिए स्ट्रेस क्या है, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, शेर मुझे खा जाएगा। इससे बड़ा स्ट्रेस कुछ हो सकता है क्या? हमारे जीवन में ऐसा कोई स्ट्रेस है कि हमें डर है कि कोई खाकर हमें खा जाएगा या मार देगा? इतना बड़ा स्ट्रेस हमारे पास नहीं। पर फिर भी अब वो जब भागेगा, मान लो वो बच गया, शेर से बच गया, अब उसकी बॉडी में जैसे स्ट्रेस दिखा कि शेर आ रहा है, फाइट और फ्लाइट और भागा, बॉडी में क्या हुआ, कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको हम एड्रेनलिन कहते हैं। उससे अब बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं मैं बताता हूँ। कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, स्ट्रेस हार्मोन, जिससे कि हमारा वजन बढ़ता है, हमारे ब्लड में शुगर बढ़ती है, वो तुरंत बूस्टअप हो जाता है। अगर बड़ी लेमन टर्म्स में कहूँ, उसके और भी बड़े मैकेनिज्म्स हैं, पर मैं बड़ी आम भाषा में सबके लिए कि सब समझ जाए। तो ये स्ट्रेस के बदौलत एक हार्मोन रिलीज होता है जिससे बॉडी का शुगर, ब्लड प्रेशर और हमारा ब्लड फ्लो डाइजेशन से हटके मांसपेशियों में जाता है। क्यों? क्योंकि भागना है।
किसको डाइजेशन की पड़ी, पहले जान तो बचे। तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है क्योंकि भागना है और मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, जान बचानी है। तो ये हो रहा है। जैसे ही शेर गया, अब जैबरा दोबारा धीरे धीरे क्या हो जाता है, शांत, वो हार्मोन कम हो जाता है, दोबारा अपनी घास चरने लगे। क्या आपने कभी सुना जैबरा या हिरन को पेप्टिक अल्सर हो रहे हैं या एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है? और ह्यूमंस को हो रहे हैं। उनके पास स्ट्रेस फैक्टर बहुत बड़ा है, जीवन का खतरा। हमारे पास डे टू डे लाइफ में जीवन के खतरे जैसा कोई भी स्ट्रेस नहीं, पर हमारे स्ट्रेसर क्या क्या है? काम वाली टाइम पर नहीं आई, गाड़ी टाइम पर नहीं मिली, बच्चों ने बात नहीं मानी, ये चीज यहाँ होनी चाहिए थी यहाँ नहीं रखी, किसी ने हमारी तरीके से काम नहीं किया, हमारी बात नहीं मानी, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं। हमारे लिए ये स्ट्रेसर्स हैं या नहीं? अब जितनी बार भी ये स्ट्रेसर्स आते हैं, सेम वही रिस्पॉन्स जो उसकी बॉडी में होता है हमारी बॉडी में भी होता है। तो बार बार मान लीजिए सवेरे का 2 घंटे सिर्फ आप याद कीजिए अपने, मान लीजिए 6 से 9, 3 घंटे का, अगर हम कहीं 6 से 9 का समय अपना याद कर लीजिए। ऐसे कितनी बार छोटे छोटे स्ट्रेसर्स आते हैं और आप ऐसा ऐसा होता है नहीं होता? अब बार बार जब सर्ज हो रही है, वो ग्लूकोकोर्टिकोड नामक जो हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन बूस्ट हुआ, बूस्ट हुआ, बूस्ट हुआ, बॉडी कंटिन्यूअस एक फ्लक्चुएशन में है। ब्लड शुगर हाई हो रही है, धीरे डाउन होने लगती है, फिर हाई हो रही है, सारी हार्मनी खत्म। हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसमें चला गया? इम्बैलेंस। इसलिए ग्लैंड्स की सारी प्रॉब्लम आ रही है। ऊपर से लगा लीजिए, सबसे पहला थायराइड, कितनी कॉमन होगी, और इलाज है सिर्फ दवाइयाँ लेते रहो। किसी की ठीक हो रही है, किसी ने कहा मेरा ठीक हो गया पूरा, किसी का भी सुन लीजिए। उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम, थाइमस ग्लैंड है पीछे, हो रही है किसी की प्रॉपर्टी बढ़ी रही है, थोड़ी सी स्टेंट डल गए, फिर बाईपास हो गया, फिर और ग्राफ्टिंग सर्जरीज हो गई, धीरे धीरे पेसमेकर लग गया, बढ़ी रहा है, नो वन इज गेटिंग फिट। नीचे पैंक्रियाज, दूसरा ग्लैंड, शुगर हो रही है किसी की ठीक, डोज ही बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हम ऐसे हार्मोन बार बार क्रिएट कर रहे हैं कि दवाइयाँ भी बैलेंस नहीं कर सकती। तो हमारा अर्थ के साथ रेजोनेंस खराब, वी आर डायरेक्शनलेस, और छोटे छोटे स्ट्रेस की वजह से हमने अपनी बॉडी में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को क्या कर दिया? डिसबैलेंस, इन डिसऑर्डर। और हमारे ब्रेन में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है जहाँ से सारे शुरू होते हैं, हाइपोथैलेमस, उसके अलावा बहुत सारे रिलीज होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन और ये सारे। इन सब के इम्बैलेंस की वजह से अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ये कौन सी डिजीज है? सब हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के इम्बैलेंस की वजह से। और आज यही बीमारी बढ़ रही है, आप देख लीजिए हॉस्पिटल्स में न्यूरो, कार्डियो, यही प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। बीपी, शुगर हर घर में आ गया। पहले कहीं दूर दराज सुनने में आता था, अच्छा बीपी शुगर, और अब बुखार की तरह कॉमन, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हल्के में सबको होता है बीपी शुगर। तो है पहले तो एक ये भी तो होता था कि लोग चेक ही नहीं करवाते थे, नहीं भी कराए फिर भी नहीं होता था। नहीं होता अगर नहीं भी कराते थे तो वो बीपी से स्ट्रोक होके मरते तो थे ही ना, तो नहीं था। अच्छा, बहुत पहले फिजिकल वर्क बहुत था, तो ये वो तो था ही, बट ये स्ट्रेसर्स नहीं थे। अब जब जिन चीज़ों को हम स्ट्रेसर्स मान लेते हैं, पहले माँ बाप 5-6 बच्चों को संभालते हुए कोई स्ट्रेस नहीं था। आज एक बच्चा घर आता है, then parents are saying parenting is very difficult, take online workshops for parenting the kid। बच्चे को सुलाने के लिए वर्कशॉप्स लेनी है, बच्चे को दूध पिलाने के लिए वर्कशॉप्स लेनी है, यू कैन फाइंड इट गूगल पे, इन सब की वर्कशॉप्स हो रही हैं। ये बच्चे को सुलाने के लिए वर्कशॉप्स लेनी है, शांत करने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, हर एक चीज़ हमारे लिए स्ट्रेस बनती जा रही है। घर का काम हमारे लिए स्ट्रेस बनता जा रहा है, चीज़ें वही हैं और हम उसे एज अ स्ट्रेस परसीव करना शुरू कर चुके हैं। तो बार बार टर्मोइल होते होते हमारी फिजिकल एलिमेंट्स बढ़ गए। तो स्ट्रेस इज द मेन कॉज फॉर एवरी डिजीज। तो किस पर ध्यान देना जरूरी है?
mental health, mental Wellness. and meditation is the only key for Mental अब मेडिटेशन सुनते हैं तो कई लगता है कि वेरी डिफिकल्ट, कैसे कंसंट्रेशन होगा, कैसे बैठेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बैठते तो हैं पर मन इधर उधर जाता है और मन भारी हो जाता है, तो इट्स बेटर टू लीव इट एंड डू समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम। तो कईयों को ये आता है, तो इसलिए कोई आइडिया ही छोड़ देते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दिस। मेडिटेशन इज वेरी इजी। मैं कहूँ आप सबको मेडिटेशन आता है, मानेंगे आप? आपको आता है। अब आप सब यहाँ बैठे हैं, आप सबने बीच देखा, समुद्र का किनारा, सब गए हैं बीच पे, सब गए, सब पहुंच जाइए बीच पे। एक ऐसा बीच जहां आपके सिवाय और कोई भी नहीं, और एक चेयर लगी है वहां पे आपके लिए, उस चेयर पे बैठिए, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, पानी आता है, आपके पैरों को छूकर मजा आ रहा है। बहुत मजा आया। हम बैठे तो सभी कमरे में, बट सब बीच पे पहुंच गए। वी आर फीलिंग द कोल्ड ब्रीज, है ना, और पैरों पे पानी आ रहा है, सब फील हो रहा है। तो दिस मीन्स कंसंट्रेशन तो आपके 100% है। अब बीच कहा तो बीच ही गए, कहीं और नहीं गए, तो कंसंट्रेशन तो 100% है। तो जहाँ कंसंट्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जहाँ मन और बुद्धि मीन्स हमारी थॉट एंड विजुअलाइजेशन दोनों एक साथ हो जाए, दैट इज कंसंट्रेशन। अब मन को अपने तरीके से चैनलाइज करके सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट कर लेना इज मेडिटेशन। तो आप चलना चाहते हैं जर्नी पे? एवरीवन इज रेडी? थोड़ा सा सीधे होके बैठ जाइए, टेक अ कंप्लीट बैक सपोर्ट, बी लिटिल बिट अलर्ट, पुट योर फोन ऑन साइलेंट, जिसका भी फोन है